एसआर ग्रुप एक ऐसा नाम जो कभी हर इंडस्ट्री में छाया हुआ था। एनर्जी से लेकर ऑयल तक, पावर से लेकर पोर्ट तक, टेलीकॉम से लेकर स्टील तक, हर जगह एसआर ग्रुप का दबदबा था। एक समय ऐसा था जब एसआर की तुलना टाटा, बिरला और अंबानी जैसे दिग्गज बिजनेस ग्रुप से होती थी। और अगर ये ग्रुप अगले 10 साल तक और मार्केट में टिका रहता तो शायद आज रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी आगे निकल चुका होता। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से लाखों करोड़ों का ये बिजनेस एम्पायर मिट्टी में मिल गया। जो कंपनी कभी अंबानी का कॉम्पिटिटर हुआ करता था, आज ज्यादातर लोग उसका नाम तक नहीं जानते, शायद आप भी नहीं। कभी उन पर अपने बिजनेस राइवल्स के फोन टैप करने का इल्जाम लगा तो कभी 2G स्कैम में उनका नाम आया। कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख करोड़ को भी पार कर गया। लेकिन एसआर की कहानी बाकी कंपनीज की तरह सिर्फ राइज एंड फॉल की नहीं है। इस कंपनी ने कमबैक किया और दोबारा से $1 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं एसआर ग्रुप की पूरी कहानी, उसके राइज, फॉल और फिर उस धमाकेदार कमबैक की पूरी दास्तान। एसआर की कहानी शुरू होती है साल 1943 में, जब एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली में शशिकांत रुइया का जन्म हुआ और कुछ ही सालों बाद उनके छोटे भाई रवि रुइया भी इस दुनिया में आए। पिता एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और विजनरी इंसान थे, जिनका ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग का एक छोटा सा बिजनेस था। रुइया ब्रदर्स ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत ही कम एज में अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया। हालांकि शशिकांत रुइया को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजने की तैयारी थी, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हुए उन्होंने अपने पिता के साथ बिजनेस में काम करने का फैसला किया। फिर जब साल 1969 में उनके पिता की डेथ हुई तो रुइया ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि फैमिली बिजनेस को छोड़कर वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे। और इस तरह शुरुआत हुई एसआर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के नाम से एक नई कंपनी की। एसआर का मतलब एस एंड आर से था। एस यानी कि शशि एंड आर यानी कि रवि। उन्हें 2.5 करोड़ का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मद्रास पोर्ट की तरफ से मिला, जिसमें उन्हें एक आउटर ब्रेक वाटर कंस्ट्रक्शन करना था। और यही वो प्रोजेक्ट था जिसने एसआर ग्रुप की नींव रखी। दरअसल शुरुआत में वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के काम ही किया करते थे, जैसे ब्रिजेस, डैम्स एंड पावर फैसिलिटीज बनाना। लेकिन 1980 के बाद इस कंपनी ने तेजी से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखी एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट ड्रिलिंग बिजनेस को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर वो ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ सकते थे। और हुआ भी वैसा ही। कुछ ही सालों में एसआर भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिग ऑपरेटर्स में से एक बन गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिग का मतलब होता है वो मशीन जिससे जमीन के अंदर से तेल या गैस निकाली जाती है। एसआर ग्रुप ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए रिग्स इंस्टॉल करता था। ऑयल या गैस एक्सट्रैक्ट करने के अलावा ड्रिलिंग का पूरा ऑपरेशन सेफ और एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना और उसके मेंटेनेंस का काम भी वो देखते थे। फिर आया साल 1994, जब गुजरात के जामनगर जिले के वाडीनार में एसआर ने एक बड़ी रिफाइनरी बनाना शुरू किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 98 में एक बड़ा साइक्लोन आता है। रिफाइनरी साइट को बुरी तरह डैमेज करता है, जिससे काम वहीं रुक जाता है। लेकिन एक बात उनके लिए ये अच्छी रही कि 90s के दशक में ही एसआर ने एनर्जी के अलावा एसआर पोर्ट्स, एसआर पावर, एसआर स्टील और एसआर शिपिंग जैसी बड़ी कंपनीज को भी खड़ा कर लिया था। इसलिए रिफाइनरी साइट के डैमेज होने का उन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा। 1995 में जब इंडिया में मोबाइल सर्विसेज प्राइवेटाइज हुई तो एसआर ने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी स्विस पीटीटी के साथ ज्वाइंट वेंचर में एसआर सेलफोन की शुरुआत की और दिल्ली से जीएसएम ऑपरेशंस को शुरू किया गया। लेकिन 99 में स्विस पीटीटी ने एशिया से ही पूरी तरह से एग्जिट ले लिया, जिसके बाद एसआर ने हांगकांग की एक कंपनी हचिसन के साथ मिलकर जीएसएम सर्विसेज को इंडिया के और भी कई स्टेट्स में एक्सपेंड करना शुरू किया और नाम रखा गया हचिसन एसआर। लेकिन फिर साल आया 2006, जब वोडाफोन ने 11.1 बिलियन में हचिसन का पूरा 67% स्टेक खरीद लिया और हचिसन एसआर अब बन गया वोडाफोन एसआर। अब एसआर ग्रुप पहले से ही टेलीकॉम सेक्टर में तो था ही, और 2006 के टाइम पर मोबाइल फोन भी तेजी से बिकना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या था, इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने द मोबाइल स्टोर्स के नाम से स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए और देखते ही देखते 1000 से भी ज्यादा स्टोर्स खोलकर एसआर इंडिया की सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल चेन बन गई। फिर आया साल 2011, जब टेलीकॉम में बढ़ते कंपटीशन और गवर्नमेंट के नए नए रूल्स की वजह से रुइया ब्रदर्स को टेलीकॉम का फ्यूचर डार्क लगने लगा और उन्होंने एसआर में अपने बचे हुए 33% शेयर्स को $5 बिलियन में बेचकर टेलीकॉम सेक्टर से पूरी तरह एग्जिट हो गए। इस डील को उस समय के टेलीकॉम सेक्टर का सबसे सक्सेसफुल एग्जिट माना जाता है। और दोस्तों, जब एसआर ने एनर्जी सेक्टर में अपना पैर जमाया तो साथ ही साथ उसने एसआर पावर के नाम से पावर प्रोजेक्ट्स में भी कारोबार शुरू कर दिया था और 91 में ये ग्रुप इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गया था। और यही नहीं, इन्होंने गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, ओडिशा और इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा तक अपने पावर प्लांट्स बना लिए थे।
अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जिस चीज को ये छू रहे थे वो जैसे सोना बन जा रहा था। चाहे वो टेलीकॉम का बिजनेस हो, पोर्ट्स का बिजनेस हो, पावर का हो या शिपिंग का, हर चीज तेजी से ग्रो कर रही थी। लेकिन इन सब के साथ ही उन्होंने एसआर स्टील की भी शुरुआत की थी, जो उनके जिंदगी में मुसीबत लेकर आने वाली थी। कहानी में ऐसा ट्विस्ट आने वाला था कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ क्या था कि उनका स्टील का बिजनेस ठीक चल रहा था, लेकिन रुया ब्रदर्स ने सोचा कि अब एसआर स्टील को नए तरीके से चलाने की जरूरत है और यही समय है स्टील सेक्टर में एक नया बेंचमार्क सेट करने का। और इसी थॉट के साथ उन्होंने गुजरात के सूरत में एक जगह है हजीरा, वहाँ 10 मिलियन टन पर एनम का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्टैब्लिश किया, और वो भी एक ही जगह पर। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी ने एक ही जगह पर इतना बड़ा प्लांट सेटअप किया हो। एसआर स्टील पूरी तरह से टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे बड़े जाइंट्स को टक्कर देने के लिए तैयार था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। इन दोनों भाइयों ने इंडिया के अलावा कनाडा, अमेरिका और इंडोनेशिया तक अपना झंडा गाड़ दिया। लेकिन दोस्तों, सक्सेस का दूसरा नाम होता है रिस्क, और रुया ब्रदर्स ने बहुत बड़ा जोखिम लिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को उन्होंने कर्ज लेकर इतना बड़ा बनाया था। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2002 तक केवल एसआर स्टील के ऊपर 2800 करोड़ का कर्ज था। लेकिन वे यहाँ भी नहीं माने। उनका प्लान था और कर्ज लेकर इस बिजनेस को और बड़ा बनाने का, लेकिन नेचुरल गैस की नॉन अवेलेबिलिटी और एनवायरमेंटल अप्रूवल्स में डिले की वजह से उनका एक्सपेंशन प्लान फेल होता गया और साल 2015 तक एसआर स्टील पर 49,000 करोड़ का कर्ज हो गया। इस समय कंपनी सीरियस लिक्विडिटी इशू फेस कर रही थी, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस डाउन हो गए थे और उनका एक्सपेंशन प्लान भी फेल हो गया था। एसआर के जो लेंडर्स थे, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई, वो ये प्लान कर रहे थे कि इस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया जाए। लेकिन रुया ब्रदर्स ने बोला कि वो कंपनी को बेचना चाहते हैं। एसआर के एक्विजिशन के लिए दो बायर्स सामने आए, आर्सेलर मित्तल और वेदांता। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट ये था कि दोनों बायर्स कंपनी खरीदने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, और उनसे जब ये बोला गया तो आर्सेलर मित्तल सुप्रीम कोर्ट चला गया। लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि आपको अपने ऊपर के सारे कर्ज पहले चुकाने होंगे, तभी आप एसआर स्टील को खरीद सकते हैं। उसके बाद आर्सेलर मित्तल ने अपना 7,500 करोड़ का सारा लोन रीपे किया, और फाइनली 16 दिसंबर 19 को सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के बाद आर्सेलर मित्तल ने एसआर स्टील को एक्वायर कर लिया, और एसआर स्टील अब बन गया आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड, क्योंकि यह एक ज्वाइंट वेंचर था आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन के बीच। अब आप सोच रहे होंगे कि एसआर ग्रुप का सिर्फ स्टील वाला बिजनेस बिका था, तो आखिर और बिजनेसेस का क्या हुआ? दोस्तों, एसआर ग्रुप के और भी बिजनेसेस का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जैसे अगर हम बात करें एसआर पावर की, तो वो भी स्टार्टिंग में एक अलग उड़ान पर था और 5000 मेगावाट से ज्यादा की जनरेशन कैपेसिटी के साथ वो इंडिया के पावर सेक्टर का एक मेजर प्लेयर बन गया था। लेकिन इन दोनों भाइयों से यहाँ पर भी एक गलती हो गई। गलती ये थी कि जब भी कोई पावर प्लांट या थर्मल प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसे फ्यूल लिंकेज और लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के साथ शुरू किया जाता है, ताकि उनके पास लंबे समय के लिए बिजली बेचने के लिए एग्रीमेंट हो और वे लॉस में ना जाएं। लेकिन रुया ब्रदर्स ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिना पीपीएस के मल्टीपल थर्मल प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू कर दिए, सिर्फ इस भरोसे कि जब प्लांट बन जाएगा तो प्रोजेक्ट्स खुद आ जाएंगे। लेकिन उनके पास कोई भी लॉन्ग टर्म बायर्स नहीं आया। बिजली जनरेट होने के बाद उसे बेचने का कोई सिस्टम ही नहीं था, जो लिक्विडिटी क्राइसिस का एक बहुत बड़ा रीजन बन गया, जिस वजह से बिना लॉन्ग टर्म पीपीएस के प्लांट बनाना एक गलत डिसीजन साबित हुआ। और यही नहीं, सिर्फ एसआर पावर के एक्सपेंशन के लिए भी उन्होंने 20,000 करोड़ का कर्ज लिया हुआ था, लेकिन रेवेन्यू ना आने की वजह से इसका इंटरेस्ट चुका पाना भी मुश्किल हो गया। रही सही कसर साल 2014 में तब पूरी हो गई, जब करप्शन और इलीगल एलोकेशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोल ब्लॉक्स को कैंसिल कर दिया, जिसमें एसआर पावर का झारखंड ब्लॉक भी शामिल था, जिसकी वजह से यह प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। साथ ही उनके कुछ पावर प्रोजेक्ट्स जो इंपोर्टेड कोल पर डिपेंडेंट थे, वो भी कोल के ग्लोबल प्राइस बढ़ने से धीरे धीरे बंद होते चले गए। इसके अलावा गवर्नमेंट का बार बार पॉलिसी चेंज करना, एनवायरमेंटल क्लियरेंस और स्टेट अप्रूवल्स में डिले जैसे और भी ढेर सारे रीजंस थे, जिसने एसआर पावर को बर्बाद कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉब्लम सिर्फ एसआर पावर और एसआर स्टील तक ही सीमित होती, तब भी वो इन दो कंपनीज को छोड़कर बाकी कंपनीज को ग्रो कर लेते। लेकिन उनके सभी बिजनेसेस का हाल भी ऐसा ही था। जैसे कि अगर हम एसआर पोर्ट्स की ही बात करें, जो एसआर ग्रुप के और बिजनेसेस जैसे ऑयल एंड स्टील को लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता था, वो भी सिग्निफिकेंटली ग्रो किया। उसने अपनी हैंडलिंग कैपेसिटी को 140 मिलियन टन तक बढ़ाया और उसे 194 मिलियन टन तक बढ़ाने का प्लान भी था। लेकिन फिर यहाँ पर भी कर्ज की मार पड़ गई। एसआर ने इसके भी एक्सपेंशन के लिए भारी भरकम कर्ज ले रखा था, जिसे समय पर ना चुका पाने के कारण कंपनी को अपने कुछ इंपॉर्टेंट एसेट्स बेचने पड़े। और यही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था कि एसआर ने द मोबाइल
मोबाइल स्टोर के नाम से भारत की सबसे बड़ी मोबाइल फोन रिटेल चेन बनाई थी, जिसके 1000 से भी ज्यादा स्टोर्स थे। लेकिन 2017 तक इनमें से 700 से अधिक स्टोर्स बंद हो गए, जो कंपनी के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन इन सब के बावजूद एसआर ग्रुप के पास एक और बड़ा नाम था, एसआर ऑयल लिमिटेड। मैंने शुरू में बताया था कि साइक्लोन आने की वजह से इनका वाडिनार ऑयल रिफाइनरी डैमेज हो जाता है और प्रोजेक्ट बीच में ही रुक जाता है। उसे साल 2008 में फिर से शुरू किया गया और ये कोई छोटी मोटी रिफाइनरी नहीं थी दोस्तों। 20 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ यह इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनरी थी और इन्होंने 3500 से भी अधिक पेट्रोल पंप्स का एक बड़ा नेटवर्क भी एस्टेब्लिश किया और सीधे रिलायंस के ऑयल इंडस्ट्री को टक्कर देने लगे। लेकिन 2015 आते आते सभी बिजनेसेस को मिलाकर एसआर ग्रुप पर लगभग 1.4 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका था और इस कर्ज को कम करने के लिए ग्रुप ने अपने कुछ मेजर एसेट्स को बेचने का फैसला किया, जिसमें से एक एसआर ऑयल लिमिटेड भी शामिल था। इस कंपनी का 49.13 हिस्सा रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट को और 49.13 हिस्सा स्विस कमोडिटी ट्रेडिंग जाइंट ट्रैफिगुरा और एक रशियन इन्वेस्टमेंट फर्म यूएसपी ग्रुप को बेचा गया। आज एसआर ऑयल लिमिटेड का नाम नायरा एनर्जी लिमिटेड है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या 1.4 लाख करोड़ का कर्ज चुकाया गया कि नहीं। दोस्तों, 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद एसआर की कमर टूट गई और उन्हें अपने कंपनीज के आधे से ज्यादा एसेट्स को सेल करना पड़ा। लेकिन आज की सिचुएशन जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज एसआर ग्रुप अपने सारे कर्ज चुकाकर पूरी तरह से डेट फ्री हो चुका है। लेकिन रुकिएगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है। एसआर की हालत देख बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि चलो रास्ता साफ हुआ, एक बड़ा कंपटीटर रास्ते से हट गया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि रुया फैमिली ने कभी गेम छोड़ा ही नहीं था। वे तो बस एक नए अवतार में वापस आने की तैयारी कर रहे थे। एसआर 2.0 एक नई सोच, एक नई टीम और फिर से एक बड़ा विजन लेकर आया। लेकिन अब कुर्सी पर रुया ब्रदर्स नहीं, बल्कि उनके बेटे थे। सबसे पहला धमाका किया यूके में, जहां स्टैनलो रिफाइनरी को बाय किया और उसे बदलकर एसआर एनर्जी ट्रांजिशन हब बना दिया। एक ऐसा हब जहां हाइड्रोजन, ग्रीन फ्यूल्स और कार्बन कैप्चर जैसे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं और इसके लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी हुआ और यह यूके का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बन गया। फिर इंडिया में भी एक बोल्ड स्टेप लिया और रानीगंज वेस्ट बंगाल में 3000 करोड़ लगाकर भारत का पहला कॉमर्शियल सीबीएम गैस प्रोजेक्ट खड़ा किया। आज एसआर ऑयल एंड गैस भारत के सीबीएम गैस प्रोडक्शन का 65% हिस्सा देता है। लेकिन एसआर का विजन सिर्फ एनर्जी तक ही सीमित नहीं था। कर्ज चुकाने के बाद उन्होंने सिर्फ 2 सालों में ही कई इंडस्ट्रीज में अपना पैर जमा लिया। ब्लैक बॉक्स कॉर्पोरेशन को एक्वायर करके उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में भी कदम रखा। अमेरिका की यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी आज 30+ कंट्रीज में काम करती है और साइबर सिक्योरिटी से लेकर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब देखती है। इसके साथ ही एसआर ने अपने पुराने बिजनेसेस जैसे पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी रीडिजाइन किया, उन्हें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ दोबारा से बिल्ड किया। यूएस के मिनेसोटा में उन्होंने मेसाबी मेटालिक्स के थ्रू एक आयरन और माइनिंग और पेलेटाइजेशन प्लांट भी सेटअप किया, जो आज स्टील इंडस्ट्री के लिए एक रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लाई बन चुका है। पर सबसे बड़ा चेंज एसआर ग्रुप के बाहर नहीं, बल्कि उनके मैनेजमेंट के अंदर हुआ। पहले पूरे ग्रुप को एक ही सीईओ संभालता था, पर इस बार रुया फैमिली ने लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज किया और हर बिजनेस वर्टिकल के लिए अलग अलग सीईओ असाइन किए गए, ताकि एक सीईओ अपना सारा ध्यान सिर्फ एक बिजनेस पर दे और उनके लिए स्ट्रेटजी बनाकर ग्रो करे। और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? एसआर 2.0 का एनुअल रेवेन्यू $15 बिलियन तक पहुंच गया। एसआर ने गलतियां की, गिर कर सीखा, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे समय के साथ चलना सीख गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।